एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB-PRT की एग्जाम डेट आ गई है। आप सभी जानते हैं 17 फरवरी से लेकर आपके आई थिंक 6 अप्रैल या 7 अप्रैल तक आपके एग्जाम्स चलेंगे। DSSB-PRT के अलग अलग बच्चों के अलग अलग शिफ्ट में होंगे। जो भी होंगे आप देख लीजिएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो जो पार्ट बी है टीचिंग मैथडोलॉजी, क्योंकि इसकी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। DSSB-PRT की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत डिटेल में मैंने वीडियोस आप लोगों को अलग अलग टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर रखी हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने NIOS का सिलेबस करवाया है या ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग, क्योंकि टॉपिक वाइज चीजें ही कवर करनी चाहिए। जिस हिसाब से मैंने आप लोगों के PYQs देखे हैं, तो वो जो मटेरियल मैंने करवा रखा है बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि एक एक टॉपिक को मैं जब देख रही हूँ और जो PYQs मैं करवा रही हूँ, तो जितना डिटेल में आप लोग कर पाएंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, जो पेडागोजी है, चाहे देखिए आप DLED कर रहे हैं, उसके बाद BLED MEd जो भी करते हैं, MA एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस यानी कि जो टॉपिक्स रहते हैं वो वही रहते हैं। बस थोड़ा सा डेप्थ चेंज हो जाती है कि भाई DLED में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं होती, BEd में थोड़ा सा और हाई आ जाती हैं, MEd में उससे हाइयर लेवल आ जाता है, नेट में उससे भी हाइयर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि टॉपिक वाइज चीजें कीजिए। जैसे साइकोलॉजी का पार्ट है, जितना भी साइकोलॉजी के आपके टॉपिक्स है DLED की बुक्स में, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी यानी कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसका जो सिलेबस है वो प्री डिफाइंड नहीं है कि भाई ये टॉपिक रहेंगी। तो वो सब कुछ आप लोगों से पूछा जाएगा जो भी आपने DLED करते टाइम पढ़ा है। सारी की सारी बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। अब उसमें आपका क्या रहता है, फिलॉसफी रहती है, साइकोलॉजी रहती है, थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी वाला पार्ट रहता है, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस या सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी, यानी कि जब प्राइमरी टीचर्स की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है। तो ये सारे SST जो भी रहते हैं वो सारे के सारे, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, योगा हो गया, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सारे के ये मैंने नहीं करवाए हैं, योगा, एजुकेशन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी। बाकी ऑलमोस्ट साइकोलॉजी के, फिलॉसफी के, सोशियोलॉजी के, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, और जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, डिसेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वो सारे मैंने अपने चैनल पर कवर करवा रखे हैं। तो आप उन सबको देख लेंगे। तो मैं यहां पर आप लोगों को बता रही हूं कि 80 और 85 100 में से 80-85 मार्क्स आप यहां से कवर कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को जो वीडियोस मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ PYQs की मिलेंगी, क्योंकि कंटेंट मैं ऑलमोस्ट करवा चुकी हूं। कुछ बचा हुआ है, जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी हो गया या वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए 4, 5, 10 जितनी भी वीडियोज लास्ट में होंगी वो मैं बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन PYQs मैं आप लोगों के लिए अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। अब PYQs कैसे रहेंगे, 2018, 2019 और 2022, ठीक है, उनके पेपर रहेंगे। वो भी सिर्फ पार्ट बी में कवर करवाऊंगी, यानी कि जो 100 नंबर का पार्ट बी है टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला, जो जर्नल पेपर है जो 100 नंबर का है, उसको हम टच नहीं करेंगे। मैं क्लियरली आप लोगों को यहां पर बता रही हूं, सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये आज की इस वीडियो में हम 2018 का 6 अक्टूबर शिफ्ट 1 का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें 100 क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर मैं करवाऊंगी तो शायद आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे 35, 35 और 30, ठीक है, 3 पार्ट्स में रहेंगे। तो ये पार्ट 1 को आप ये मत समझ लेना कि पार्ट 1 की किस पार्ट 1 की बात करें। पार्ट 1 का मतलब है कि पहले 35 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 35 पार्ट 2 में रहेंगे, उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बच जाएंगे वो पार्ट 3 में रहेंगे। तो एक पेपर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। तो ये आज पहला वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन सा पेपर है, 2018 का 6 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। पहले क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और उसके बाद आपका आंसर रहेगा। सब कुछ मैंने इसी सीक्वेंस में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज डेवलपमेंट इंप्लाई। अब जो भी टॉपिक्स आएंगे वो मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको अपने चैनल पर सजेस्ट करती हुई चलूंगी। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक आ गया, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की 25-26 वीडियोस हैं, तो उसको पूरा अगर आप समझ लेंगे तो उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही
हूँ, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैंने नेट के हिसाब से अपनी वीडियोस में डाला हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज डेवलपमेंट इंप्लाई, यानी कि डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विकास का मतलब क्या है, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस, अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स, इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ। ठीक है, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टॉपिक है उसमें डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल हम बात करते हैं। ग्रोथ क्या है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या होगा, क्वालिटेटिव चेंजेस। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको हर क्वेश्चन के साथ मिलेगी कि भाई क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ऑप्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, आप लोग खुद पढ़ लेना। आप लोगों के लिए मैंने डाली है ताकि आप लोगों को कोई ऑप्शन जैसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वो आपको समझ नहीं आया हो, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं और आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्सप्लेनेशन मैंने किस तरह से इंक्लूड किया है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ, बाकी तो मैं अपने तरीके से करवाऊंगी, आप एक्सप्लेनेशन को खुद पढ़ लेना। ठीक है, कि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन में क्या मिलेगा आपको, कि जो क्वेश्चन है वो क्या एक्सप्लोर करता है, वो किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट इन ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, क्वांटिटेटिव, ये पहला ऑप्शन मिलेगा आपको, क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्योंकि कई बार होता है ना, ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कि भाई राइट आंसर ठीक है, लेकिन जो 3 और ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वही उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने हर क्वेश्चन और हर ऑप्शन को मतलब एक्सप्लेन करके डाला है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दी। अगर मैं पढ़ भी नहीं पाऊं या हो सकता है मैं ज्यादा डिटेल में ना बता पाऊं, तो आप लोग यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब मेजरेबल वेरिएशंस, यानी कि साइज, वेट आपका बढ़ रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्वालिटेटिव में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, नेचर, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ अ पर्सन एबिलिटी, यानी कि ओवरऑल चीजें हो रही है। ठीक है, अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स डिस्क्राइब द नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वन इज बोर्न विद, यानी कि एक तरह से मैच्योरेशन की बात हो रही है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जो अंतर्निहित गुण होते हैं उनके विकास की बात हो रही है। तो डेवलपमेंट वो नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल चेंज की बात हो रही है। इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ दैट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, यानी कि ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि पहले क्या है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, फिर चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका राइट आंसर। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु आइडेंटिफाइड 4 कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के 4 संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्टेजेस की बात की गई है। संज्ञानात्मक चरणों की पहचान किसने की थी, तो किसने की थी, वॉटसन, स्किनर, प्याजे, वाइगोत्स्की। तो कौन है, प्याजे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है ये आप देख सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन है उसमें साइकोलॉजिस्ट जो कि प्याजे हैं उन्होंने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए 4 स्टेजेस, 4 फेजेस की बात की है। ठीक है, कौन कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, प्याजे की थ्योरी बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने करवा रखी है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो तो मस्ट है। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको अभी पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा, कई बार आपको स्टेजेस से रिलेटेड मिल जाएगा, कई बार आपको कभी आपको मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस पूछ ली जाएंगी, कभी आपसे एरिक एरिक्सन की पूछ ली जाएंगी। ठीक है, फ्रॉइड की पूछ ली जाएंगी। तो सारी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर। कभी आपको डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, डरना नहीं है, बहुत सिंपल ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोगों ने दिमाग में बैठा रखा है कि भाई DSSB का बहुत ऐसा पेपर आता है, वैसा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, प्याजे के अलावा इसमें वॉटसन, स्किनर और वाइगोत्स्की भी दिए गए हैं, तो इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन से पता चल जाएगा कि भाई जैसे वॉटसन की अगर हम बात करें तो वो बिहेवियरिस्ट है, बिहेवियरिज्म और ऑब्जर्वेबल एक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट की बात की है उन्होंने। वाइगोत्स्की ने की सोशियो कल्चरल थ्योरी है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन और कल्चर पर उन्होंने बहुत ज्यादा इंफसाइज किया है कि बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ में सोशल इंटरेक्शन और कल्चर का अहम रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज प्रोमिनेंट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक के बच्चों के लिए इनमें से प्रमुख क्या होता है। दे लव टू टॉक एंड लिसन, यानी कि वे बात करना और सुनना पसंद करते हैं
भाई इतना मैच्योर तो बच्चा नहीं होता है कि वो प्यार करेंगे दूसरों से या उसको किसी चीज को सुनना पसंद करते हैं। 2 साल के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है, 0 से 2 साल के बच्चे की बात हो रही है। दे इनहिबिट इंप्रूवमेंट ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड डेवलप कॉन्सेप्ट, यानी कि वे मौखिक क्षमता यानी कि जो वर्बल एबिलिटी है और कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में जो सुधार हो रहा है उसकी अवधारणाओं को रोकते हैं। ठीक है, क्या है, वे मौखिक क्षमता और अवधारणाओं को विकसित नहीं आएगा कि विकास में जो सुधार है उसको रोकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कुछ चीजें आप लोगों को गलत मिल सकती हैं क्योंकि ट्रांसलेट करके मैंने डाला है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हिंदी और इंग्लिश साथ साथ है। हिंदी में सिर्फ इसलिए डालती हूँ क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैडम हिंदी में भी, इसलिए मैं हिंदी इंक्लूड कर देती हूँ। लेकिन कुछ हिंदी वाली चीजों में मिस्टेक हो जाती है तो भाई वो हो जाती है क्योंकि जो गूगल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लेके आता है। तो कुछ वर्ड्स अगर इधर उधर हो जाते हैं तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि साथ में इंग्लिश भी होती है। दे एक्वायर अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि वे अनुशासन की भावना ग्रहण करते हैं। भाई 2 साल के बच्चे को हम उम्मीद नहीं कर सकते डिसिप्लिन की। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे। कौन सा होगा, दे एक्सपीरियंस द इन्वायरमेंट थ्रू देयर सेंसेस, यानी कि अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इधर उधर देखते हैं, सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हर चीज को तोड़ना, उठाना, फोड़ना, तो इस तरह का व्यवहार करते हैं, अपनी सेंसेस का प्रयोग करके इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है और आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि उससे और ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। चिल्ड्रंस नीड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, यानी कि बच्चों की जरूरतों को व्यापक रूप से कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? 4 टाइप, 3 टाइप, 2 टाइप से 5 टाइप। तो देखिए 4 टाइप्स में किया जाता है क्योंकि बच्चे की यहाँ पर किसकी बात हो रही है, होलिस्टिक, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो उसके लिए हम 4 डोमेन्स मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मस्ट वाली, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव नीड्स, ये बच्चे की पूरी होनी चाहिए। ठीक है, 3 टाइप्स में थोड़ा सा कम आ जाएगा, 2 टाइप्स सिर्फ फिजिकल और सोशियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट आ जाएंगे। जो 5 टाइप्स में क्या होगा कि जो 4 मेजर है उसके जो सब सेक्टर्स हैं वो भी आ जाएंगे, तो वो नहीं है। ठीक है, तो ब्रॉडली पूछा गया है, तो ब्रॉडली में आपकी 4 आ जाएंगी। कौन कौन सी? फिजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव नीड्स। ठीक है, यहां पर मैंने इंक्लूड भी कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी 4 नीड्स, ठीक है, या कौन सी 4 डोमेन, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस दैट आर फाउंड अक्कर इन द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 7 ईयर्स, यानी कि 2 से 7 साल के आयु वर्ग के बच्चों में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? ये प्याजे की स्टेजेस की बात हो रही है एक तरह से। ठीक है, तो पहली स्टेज 0 से 2 साल होती है, दूसरी 2 से 7 साल होती है। इसमें भी 2 सब स्टेजेज होती हैं, पहली की भी 6 सब स्टेजेज होती है। तो वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है DSSB PRT में, ये ध्यान रखना है। ये तभी चीजें क्लियर होंगी जब आप प्याजे की थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ तो सारे स्टेजेस बताना पॉसिबल नहीं है। जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं एक्सप्लेनेशन और ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो प्याजे को तो मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी? चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग, तो ये 0 to 2 ईयर की बात हो रही है, इनकी सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली एंड यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, ये 2 से 7 साल की बात हो रही है। ठीक है, चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे को तीसरी स्टेज में क्लियर होता है। कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि इसके बाद आएगी। और एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स का भी मर्ज होते हैं, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? दूसरी स्टेज रहेगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। बच्चा इसमें सिंबॉलिकली चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, पिक्चर्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे बच्चे के हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ वो खेलता है, उससे बात करना, या मतलब सिंबॉलिकली चीजों को, कि भाई जैसे उसके हाथ में कोई भी आइटम है तो उसी से जैसे उसको फोन समझ के बात करना, या इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एज अ टीचर इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इजीएस्ट वे टू क्वांटिफाई चाइल्ड पॉवर्टी बाय सेटिंग एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। दिस रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, यानी कि जो चाइल्ड पॉवर्टी है उसको, मतलब उसका जो इजिएस्ट, एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए एक पूर्ण और सापेक्ष प्रबोधक सीमा रेखा सेट करके गरीबी यानी कि बाल गरीबी को मापने का सबसे आसान तरीका समझना जरूरी है, कि भी चाइल्ड पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जा सकता है, वो भी इजिएस्ट वे से। तो ये इसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। ठीक है, यानी कि मॉनेटरी थ्रेशोल्ड को मेजर करने के 2 मेथड होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। तो आपसे पूछा गया है दिस रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, इसके बारे में आपको बताना है कि ये रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? इज फिक्स्ड एंड
जनरली ओनली अपडेटेड फॉर प्राइस चेंज, यानी कि ये फिक्स्ड होता है, अपडेट किया जाता है जैसे ही प्राइस चेंज होते हैं। जैसे फिक्स का मतलब कि भाई जो इनकम गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दी कि भाई जिनकी 12,000 रुपए पर मंथ से कम इनकम है वो सारे के सारे किस में आएंगे, पावर्टी लाइन के अंडर आएंगे, ठीक है, तो उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, ये रिलेटिव नहीं है। यूएस डॉलर 1 अ डे टू मेजर पावर्टी इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें यूएस डॉलर 1 अ डे, तो ये क्या है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब एक्सट्रीम पावर्टी होती है। इज एडजस्टेड फॉर फैमिली साइज एंड कंपोजिशन टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन दैट इज लिविंग इन पावर्टी, यानी कि ये क्या है कि फैमिली के स्ट्रक्चर और साइज की बात हो रही है, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इज डेवलप्ड विद रेफरेंस टू द एक्चुअल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन कंजम्पशन। तो इसमें क्या है कि भाई जो एक्चुअल इनकम है पॉपुलेशन की, ओवरऑल पॉपुलेशन की, उसके साथ कंपेयर किया जाता है और उसके बाद कंजम्पशन में जो भी चेंजेस आते हैं उनको रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से हाई होप कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैं आपको इजी तरीके से बता देती हूँ कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड होता क्या है। तो एब्सोल्यूट मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि भाई किसी व्यक्ति की 12,000 इनकम है, मतलब उसमें फिक्स क्राइटेरिया है कि किसी की भी अगर 12,000 से कम इनकम होगी पर मंथ तो वो गरीबी लाइन के अंडर आएगा, ठीक है, के अंतर्गत आएगा। दूसरा रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी कंट्रीज में जो फैमिलीज हैं उनकी एवरेज इनकम 20,000 रुपए पर मंथ मानी गई है, ठीक है। तो और जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या मतलब वो डिफाइन कर रखी है कि भाई किसी की जो इनकम है वो 50% लेस देन एवरेज इनकम, यानी कि जो एवरेज इनकम से 50% कम होगी, ठीक है, यानी कि 10,000, 50% 20,000 का कितना होगा, 10,000, ठीक है, 10,000 या इससे कम होगी तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या होगा, रिलेटिव, यानी कि किसके साथ कंपेयर किया गया है, यानी कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन की इनकम है उसके साथ कंपेयर किया गया है, उसकी एवरेज इनकम के साथ कंपेयर किया गया है, तो ये रिलेटिव है। एब्सोल्यूट में तो फिक्स क्राइटेरिया रहता है, लेकिन रिलेटिव में ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इज डेवलप्ड विद रेफरेंस टू द एक्चुअल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो एसिमिलेशन मीन्स, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उन कारकों में से एक है जो बच्चों को सीखने और बढ़ने के आत्मसातकरण को प्रभावित करता है। एसिमिलेशन की बात की गई है, प्याजे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, प्याजे के की कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, एसिमिलेशन, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर एसिमिलेशन को प्रभावित करेगा। अब एसिमिलेशन होता क्या है, स्कीमा क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, ये सारे की कॉन्सेप्ट प्याजे की थ्योरी में मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो असिमिलेशन का मतलब असिमिलेट करना, आत्मसात करना, यानी कि जो पहले से ही आपका स्कीमा बिल्ड हो रखा है उसी में कुछ चीज को इंक्लूड कर लेना, वो चीज उसी में समाहित हो गई, उसको असिमिलेशन कहा गया है। तो अब आप देख सकते हैं वो किस ऑप्शन में बात की गई है, चेंजिंग और अल्टरिंग आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा इन लाइट्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। भाई स्कीमा ही चेंज हो रहा है, अल्टर हो रहा है, तो वो क्या है, अकोमोडेशन होता है, ठीक है। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा और आइडियाज एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंसेस, ये भी क्या होगा, क्या है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। मॉडिफिकेशन होना या स्कीमा चेंज करना, ये क्या होता है, अकोमोडेशन का एग्जांपल है। मूविंग फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट्स टू द नेक्स्ट, यानी कि विचारों मतलब स्टेज ही चेंज हो रही है, तो ये तो स्कीमा असिमिलेशन मॉडिफिकेशन इसमें है ही नहीं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो पहले से स्कीमा एग्जिस्ट करता है उसी में एग्जिस्ट करना, उसी में समाहित कर लेना। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता क्या है। एक्सरसाइज एंड एफर्ट टेकन, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी एफर्ट आप ले रहे हैं, किया गया प्रयास है। कैपेबल ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की क्षमता को हम मैच्योरेशन कहेंगे। या अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास, वो मैच्योरेशन है। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकली, जैविक और अनुवांशिक रूप से। तो देखिए मैच्योरेशन क्या है, बच्चे के इनहेरेंट ट्रेड्स का अनफोल्डिंग, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास होना, उसको एक टाइम पीरियड के बाद बढ़ते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं, उसको हम मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेड्स। अब आपको पजल होने वाली सिचुएशन भी लग सकती है कि भी बायोलॉजिकल और जेनेटिकली, ठीक है। तो बायोलॉजिकल और जेनेटिकली क्या है कि फुल्ली डिफाइन नहीं करते मैच्योरेशन के प्रोसेस को, ठीक है। तो जो
प्रॉपर आंसर रहेगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान, कॉग्निशन की बात हो रही है, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी करवाई थी तो वो आप देखेंगे जाके, तो स्टार्टिंग में मैंने यही करवाया था कि कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं चीजें करवाती हूँ, तो सारी चीजें अगर आप कंटेंट वाली वीडियोस आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे। अब आप देख रहे होंगे 9-10 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ एक इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो जो प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस है वो ब्रॉड टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है। कॉग्निशन से रिलेटेड हम नहीं कहेंगे, ओवरऑल चीजें आ जाएंगी उसमें। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थ्रू आवर थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाई हमारे विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया, ठीक है। चीजों को हम एक्वायर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू? एक्सपीरियंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, सेंसेस के थ्रू। स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिजिकल चेंज से रिलेटेड है। और डेवलपिंग एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, ये हमारा मोटिवेशनल, इमोशनल और मोटिवेशनल एस्पेक्ट होता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। दृष्टिकोण और रुचि का विकास। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति, ठीक है। एक डेफिनेशन दी गई है कि जो सीखना है वो पर्यावरण का परिणाम है, ठीक है। क्या है? लर्निंग किसका प्रोडक्ट है? इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, कि भाई जो भी इन्वायरमेंट है वहां उसका प्रोडक्ट है लर्निंग। तो ये मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो पूछा गया। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग इज थ्रू द मॉडिफिकेशन एंड रीमॉडिफिकेशन बाय द ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द इन्वायरमेंट, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट हैपेंस थ्रू बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। यानी कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के माध्यम से होती है। लेकिन हमने इसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? इन्वायरमेंट की बात की गई है, प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट का। तो इसमें मॉडिफिकेशन और रीमॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि सीखना पर्यावरण में वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा संशोधन और दोबारा से उनको मॉडिफाई करना, पुनः संशोधन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट गिव द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 3 डोमेन्स बताए हैं? बेंजामिन ब्लूम, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, चॉम्स्की, ठीक है। तो किसके द्वारा बताए गए हैं? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा 3 डोमेन्स बताए गए हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अब इनके भी सब डोमेन्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तभी आपको समझ आएंगे जब आप वीडियो देखेंगे। तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का वीडियो बिल्कुल डिटेल में अवेलेबल है, उसको पूरा देख लेंगे तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व? देखिए 3 डोमेन्स की बात कौन करते हैं? बेंजामिन ब्लूम। पहली क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। उसमें क्या होता है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होती है? तो कॉग्निशन की बात हो रही है, ठीक है। ग्रोथ इन फीलिंग और इमोशनल एरियाज, मैनुअल और फिजिकल स्किल्स, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ और मेंटल स्किल्स। तो किसकी बात हो रही है? मेंटल स्किल्स की बात हो रही है, ठीक है। आपका आंसर डी करेक्ट रहेगा। अब आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, तो देखिए इमोशनल एरियाज में यानी कि अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। इमोशंस की बात हम अफेक्टिव डोमेन में करते हैं। फिजिकल स्किल्स, ठीक है, ये साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। और फिजिकल ग्रोथ क्या है? बायोलॉजिकल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है। और मेंटल स्किल्स कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत है। विच कैटेगरी डज दिस स्पेसिफिकेशन बिलोंग्स टू? बिल्ड अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स, यानी कि विभिन्न तत्वों से एक पैटर्न तैयार करना, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना। तो ये किस श्रेणी से संबंधित है? विच कैटेगरी डज दिस स्पेसिफिकेशन बिलोंग्स टू? किस श्रेणी में आएगा कि भाई अलग अलग चीजों से आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, एक पैटर्न तैयार कर दिया। तो किसकी बात हो रही है? क्रिएटिंग, यानी कि कोई रचना करना, क्रिएट करना, ठीक है। रिमेंबरिंग, एनालाइजिंग और इवेल्यूटिंग, क्रिएटिंग की बात हो रही है, ठीक है। आप क्रिएट करें, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। रिमेंबरिंग मतलब आप एबिलिटी टू रिकॉल और रिट्रीव करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। एनालाइज करना मतलब ब्रेक डाउन करना, चीजों को तोड़कर चीजों को समझना। इवेल्यूटिंग में क्या करते हैं हम? इवेल्यूशन में क्या करते हैं? जजमेंट लेते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया के आधार पर जजमेंट देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द की वर्ड्स डिफाइंस, नोस, लेबल्स, लिस्ट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी, यानी कि मैं जानता हूं, लेबल लगाना, लिस्टिंग करना, ठीक है, ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी? कौन कौन सी कैटेगरीज दे रखी है? इवैल्यूटिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। तो देखिए इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो जजमेंट दिया जाता है, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया होता है उसके आधार पर जजमेंट लेते हैं, स्टैंडर्ड्स के आधार पर। रिमेंबरिंग का मतलब क्या है? रिफर्स टू द बेसिक रिट्रीवल ऑफ फैक्ट्स, टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी कि मैं जानता हूं, ठीक है, रिमेंबरिंग में आ जाएंगी, ये रिमेंबरिंग से रिलेटेड है ये जो चीजें हैं, नोज, लेबल्स, लिस्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में मतलब आपको चीज समझ आ गई और आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अप्लाइंग में मतलब जो भी नॉलेज है उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? रिमेंबरिंग, ठीक है, रिमेंबरिंग के अंतर्गत आएंगी ये सारी चीजें। ये क्या है? ये जो कॉग्निटिव डोमेन है उसकी सब स्टेजेज हैं, ठीक है, तो ये आप सब स्टेजेज पढ़ेंगे तो वो एग्जाम्पल के साथ मैंने करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट डज दिस फ्रेज मीन, यानी कि इस फ्रेज का मतलब क्या है? सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस वाक्यांश का मतलब क्या है? ठीक है, कि जो सोशलाइजेशन है वो निरंतर चलता रहता है। सोसाइटी इंटेंड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स अनकॉन्शियसली, यानी कि समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को अकस्मात नियंत्रित करना चाहता है, ठीक है, अनकॉन्शियसली। इसके बाद है चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज, कस्टम्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन द फैमिली, यानी कि बच्चे परिवार में अपनी भाषा, रीति रिवाज, मानदंड और मूल्यों को सीखते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी ट्रांसमिट्स इट्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दस सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि समाज के सदस्य अपनी संस्कृति, सभ्यता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से समाज चलता रहता है। इट रिफर्स टू द नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन और स्टडी, यानी कि यह निर्देश या अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान या कौशल को संदर्भित करता है। तो सोशलाइजेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि जो सोसाइटी है वो कल्चर को ट्रांसमिट करती है न्यू जनरेशन को, तभी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यानी कि मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी ट्रांसमिट इट्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दस सोसाइटी कॉन्टिन्यूस टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस सोशलाइजेशन लगातार चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन जॉर्ज हर्बर्ट मीड गिव द सोशलाइजेशन, यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सामाजिकरण के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया? देखिए अब आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यानी कि सोशलाइजेशन, या जो मैंने अभी सोशियोलॉजिकल बेसिस की बात की थी जिसमें हमने सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, फंक्शनलिज्म और एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डीएलएड में भी है, ठीक है। तो अभी मैंने नेट के लिए वीडियो बनाया था, तो वो टॉपिक मैंने अभी रिसेंटली करवाया था, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी चैनल पर है, क्योंकि पूरे के पूरे एजुकेशनल टॉपिक्स और बहुत ज्यादा डिटेल में, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो डीएलएड का सिलेबस तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, ठीक है। तो वो टॉपिक वाइज चीजें हैं, उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। जितने भी मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं वहां से मैं ये एनालाइज कर पाई हूँ कि जो मेरे चैनल पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप सारे के सारे कर लेंगे, तो भाई आपका ये जो DSSB PRT का एग्जाम है 85 मार्क्स तक आप कवर कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज में अभी आप लोगों को करवा ही रही हूँ, पीवाईक्यूज से मेरे को सब पता चल रहा है कि भाई जो जो टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, क्योंकि मैं भी आपको एक्सप्लेन तभी कर पा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप 85 मार्क्स मेरे चैनल से कवर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी तैयारी करते हैं, कि आप सारी वीडियोस भी देख लेंगे, चैनल की सारी वीडियोस भी देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आपकी साथ साथ चलती रहेगी, वहां से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सामाजिकरण के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया है, ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने सोशलाइजेशन के बारे में? ही बिलीव दैट पीपल लर्न द कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट मेक अप अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जहां शब्द आ गया वहां पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, किसकी बात हो रही है? फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। He believed in the important reaction of others to the developing self concept which is called as looking glass self। ये सारे concepts वहां पर मैंने करवाए हैं कि भाई looking glass self की बात कौन करते हैं, self की बात कौन करते हैं, तो looking glass self की बात कूले करते हैं, ठीक है। He believed that an individual's social experience was a primary determinant of individual's identity which he called as the self। तो ये बिल्कुल करेक्ट उन्होंने सोशलाइजेशन को डिफाइन किया है कि वो सेल्फ की बात करते हैं कि भाई किसी भी इंडिविजुअल की, मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी में, मतलब उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की, सोशल एक्सपीरियंसेस का अहम रोल है जिसको उन्होंने सेल्फ का नाम। तो सेल्फ की बात कौन करते हैं? हर्बर्ट मीड करते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात कूले करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन है, ही बिलीव दैट ह्यूमन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ बोथ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंक्रीज सोशल एक्सपीरियंसेस, यानी कि इसमें बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और सोशल एक्सपीरियंसेस की बात की गई, जो कि जर्नल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हाउ डू वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे पास सांस्कृतिक विविधता किस तरह से है, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी किस तरह से है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। बाय बिहेविंग डिफरेंटली ड्यू टू एजुकेशनल डिफरेंसेज, यानी कि एजुकेशन के कारण जो डिफरेंसेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, अपने एजुकेशनल डिफरेंसेज के आधार पर हम बिहेव करते हैं, उसको कल्चरल डाइवर्सिटी कहा गया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बाय वेरिंग बैकग्राउंड रिस्पॉन्ड एंड डेवलप देमसेल्व्स डिफरेंटली, यानी कि बदलती पृष्ठभूमि, प्रतिक्रिया और खुद को अलग तरीके से विकसित करना, तो इसको डाइवर्सिटी कहा है। खुद की बात की गई है, अपने आप को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना, डेवलप करना, तो खुद की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कल्चर की, ओवरऑल कल्चर की डाइवर्सिटी की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बाय वर्च्यू ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज एंड डिसीजन टेकिंग इन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि वित्तीय मामलों में आर्थिक ज्ञान और निर्णय लेना, तो ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इसको भी हम कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ नहीं कहेंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीजियस बिलीफ्स एंड लाइफस्टाइल, यानी कि भौगोलिक स्थान, धार्मिक मान्यता और जीवन शैली का परिणाम है। कल्चर हमारा यही है, ठीक है, यानी कि क्या होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इट इज द रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीजियस बिलीफ्स एंड लाइफस्टाइल आइडेंटिफाइज फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ अ कल्चर, ठीक है, मतलब कल्चरल विविधता, ज्योग्राफिक लोकेशन, रिलीजियस बिलीफ्स और लाइफस्टाइल सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है, उसको सांस्कृतिक विविधता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि द्वितीयक सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। तो एजुकेशन और सोशलाइजेशन का टॉपिक अभी रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट एजुकेशन की जो सीरीज स्टार्ट की उसमें बिल्कुल डिटेल में करवाया है, ठीक है, सोशलाइजेशन होता क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बहुत डिटेल में है। तो टाइप्स अभी सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन ही नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 6-7 आई थिंक 8 टाइप्स मैंने वहां पर करवाए हैं। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टॉपिक को समझ लेंगे तो इजीली क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी में तो हमारा घर परिवार फैमिली आ जाता है, ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चा जब बाहर जाता है, स्कूल हो गया, मतलब जो भी दूसरी चीजें हो जाएंगी वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएंगी। इट रिफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स, यानी कि बच्चा जब फैमिली के अलावा बाहर अपने दोस्तों के संपर्क में आता है तो वहां से वो चीजें सीखता है, समाज से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वहां से उसका सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ, यानी कि जो पुराने बिहेवियर पैटर्न्स है उनको छोड़कर, उनको डिस्कार्ड करके न्यू बिहेवियर पैटर्न्स को एक्सेप्ट करना, क्या ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। इट रिफर्स टू सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन द प्राइमरी और अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो वहां पर उसका जो सोशलाइजेशन होता है तो वो क्या है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है जिसमें घर परिवार आ जाता है, ठीक है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ अ ग्रुप विद द एंटिसिपेशन ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप, तो ये क्या है, ये एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है कि बिल्कुल न्यू ग्रुप में जाकर आप चीजों को सीख रहे हैं, तो वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो कौन सा होगा कि बच्चा जब अपने साथी लोगों के संपर्क में आता है, घर परिवार के बाद बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसका सोशलाइजेशन उसके दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, स्कूल में जाता है तो वहां से उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज चाइल्ड रियरिंग ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि बच्चे का जो पालन पोषण है, बाल पोषण को और क्या कहा जाता है, एडल्टहुड, पेरेंटिंग, एडोलसेंस या टीचिंग, तो क्या कहा जाता है, पेरेंटिंग कहा जाता है, रियरिंग यानी कि बच्चों का पालना पोषण, ठीक है, पेरेंटिंग किस तरह से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, पेरेंटिंग, परवरिश जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर, स्कूल कल्चर से आप क्या समझते हैं। इट रिफर्स टू द बिलीफ्स, परसेप्शंस, रिलेशनशिप्स, एटीट्यूड्स एंड रिटन एंड अनरिटन रूल्स, यानी कि यह विश्वास, धारणा, रिश्ते, दृष्टिकोण और लिखित और अलिखित नियमों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्या है, इट रिफर्स टू द इंटरेक्शन विद द पीयर इन स्कूल, यानी कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनके साथ बातचीत को संदर्भित करता है। इट रिफर्स टू द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द स्टूडेंट टू बी सोशली कॉम्पिटेंट, यानी कि यह उन संसाधनों और सूचनाओं को संदर्भित करता है जो छात्र को सामाजिक रूप से सक्षम होने में मदद करता है।
इट रिफर्स टू द सोशल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, यानी कि ये सामाजिक क्षमता और कौशल को संदर्भित करता है। तो स्कूल कल्चर में आपका सब कुछ आ जाएगा, बिलीफ, परसेप्शन, रिलेशनशिप, एटीट्यूड, रिटन एंड अनरिटन रूल्स, जितने भी सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सारी चीजें उसमें आ जाती है, उसी तरह से स्कूल में भी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोट द चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की मानसिक विकास को बढ़ावा देने से आप क्या समझते हैं, यानी कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इसका क्या मतलब है? कीपिंग द चाइल्ड सेफ एंड फ्री फ्रॉम हार्म, प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड क्लॉथिंग, प्रिवेंटिंग एंड अटेंडिंग टू इलनेस, यानी कि बच्चे को सुरक्षित, नुकसान मुक्त रखना, आश्रय और कपड़े प्रदान करना, बीमारी से बचाव और देखभाल करना, ये क्या ये है प्रमोट द चाइल्ड? इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट प्रमोट होता है? तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंट्रैक्शन, स्टिमुलेशन एंड प्ले, यानी कि बातचीत, उत्तेजना और खेल, यानी कि बच्चे को स्टिमुलेट करना या उसके साथ इंट्रैक्शन करना, उसके साथ खेलना, क्या इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट प्रमोट होता है? इंट्रैक्शन विद इन द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी जो समुदाय है उसमें इंट्रैक्शन करना है, जैसे हेल्थ क्लिनिक्स हो गया, स्कूल वगैरह में बातचीत वगैरह करना, तो उससे क्या बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट प्रमोट होता है? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा कि भाई बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसका सोशलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो, उसको नर्चर करना है, उसको प्यार देना है। ठीक है, नर्चरिंग एंड गिविंग अफेक्शन टू द चाइल्ड, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके द्वारा बच्चे का मतलब ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि भाई उसको इमोशनल सिक्योरिटी भी मिल रही है, उसका सोशलाइजेशन भी हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उसको नर्चर किया जा रहा है, तो वहां से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होता है, बेहतर तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन इन प्ले वे लेवल स्कूल, यानी कि प्ले वे लेवल स्कूल में सामाजिकरण की विधि क्या होगी? प्ले वे लेवल की बात हो रही है, ठीक है, उसमें किस तरह से सोशलाइजेशन होगा? टीचर्स मेक द चिल्ड्रन लर्न गुड हैबिट्स, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू मिंगल विद द सोसाइटी, यानी कि टीचर्स बच्चों में गुड हैबिट्स, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाए, किस तरह से सोसाइटी में रहना है उस चीज के बारे में बात बताए। Teacher provides the opportunities to improve socialization by conducting discussions and activities such as mutual understanding with the peer groups. Children learn the skills which they can use in future to actively participate in co-curricular activities. There is no strict rule methods to learn, but education is learned by the way of playing. यानी कि भाई कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एजुकेशन दी जा रही है वो खेल खेल के माध्यम से दी जानी चाहिए, तो इसके द्वारा ही बच्चे का सोशलाइजेशन बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना चाहिए, कोई मेथड मतलब सिखाने की विधि नहीं है कि किस तरह से आपको सिखाना है, खेल खेल में बच्चे को सिखाना है। जो एजुकेशन है वो बच्चा खेल के माध्यम से सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट डज एडुकेटम मीन, यानी कि शिक्षा का क्या मतलब है? ठीक है, अब ये एडुकेटम शब्द दिया गया है, शिक्षा के ही शब्द हैं। कौन कौन से? 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एडुकेयर, एडुसियर और एडुकेटम, 3 या 4 हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में करवा रखे हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम, और इसका क्या मतलब है? टू ग्रो। ठीक है, टू ग्रो यानी कि बच्चे की जो कैपेबिलिटीज हैं उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, उनको इंक्रीज करना है, कैपेबिलिटीज को कल्टिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लर्निंग थ्रू कोरस्पोंडेंस इज अ टाइप ऑफ, यानी कि पत्राचार, कोरस्पोंडेंस के द्वारा जो लर्निंग होती है, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की शिक्षा है। कौन सी शिक्षा होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। तो ये मैंने टाइप्स में आप लोगों को डिटेल में करवाया हुआ है। 3 तरह की एजुकेशन की बात करते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो ये पत्राचार हो गया, लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, कोरस्पोंडेंस लर्निंग हो गया, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल्स है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपको। ठीक है, इनफॉर्मल मतलब जैसे आप कहीं पर भी जा रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, वहां जाते जाते आपने देखा रोड के नियम आप समझ रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं, वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल जो स्कूल कॉलेज के द्वारा होते हैं। इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि भाई आपको जाने की जरूरत भी नहीं है और अपने टाइम और मतलब अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है यहाँ पर। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है, एक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इक्विटेबल रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन रिप्रेजेंट्स, पुरुष और महिलाओं का न्याय संगत अनुपात क्या दर्शाता है? भाई कौन सी डाइवर्सिटी की बात हो रही है? भाई महिलाओं और पुरुषों की बात हो रही है, तो जेंडर डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डाइवर्सिटी इन कल्चर, तो किसकी बात हो रही है? जेंडर डाइवर्सिटी की बात हो रही है। ठीक है, मैन और वीमेन की बात हो रही है। ठीक है, अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब कि जो हमारा देश है उसमें अलग अलग विविधताओं वाले लोग रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, तब भी क्या है? यूनिटी है। डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि जो एकेडमिक फील्ड्स हैं, टीचिंग स्टाइल्स हैं, वो डाइवर्स होते हुए भी, ठीक है, उनमें वैरायटी, डाइवर्सिटी की बात हो रही है। कल्चर भी डाइवर्स होता है। ठीक है, यानी कि हमारी डाइवर्सिटी इन कल्चर डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ सोशल बिहेवियर्स एंड बिलीव्स इन अ सोसाइटी। तो अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी की बात होती है। कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, एजुकेशन में डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है। लेकिन मैन और
वीमेन की बात हो रही है, तो ये क्या है, ये जेंडर डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू वॉक एंड टॉक प्रॉपरली दिस इज रिफर्स टू एज, यानी कि छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है तो इसे किस प्रकार से संदर्भित किया जाता है, कि ना तो वो प्रॉपर तरीके से चल पा रहा है, ना ही वो प्रॉपर तरीके से बात कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, मेंटल डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज या फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिजिकल मतलब सिर्फ किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे आपके हाथ का अंगूठा नहीं है या कोई हाथ कट गया है तो वो। ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटीज यानी कि कॉग्निशन से रिलेटेड है। लर्निंग डिसेबिलिटीज मतलब बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएगा, कि वॉक और टॉक प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली रिफर्स टू इंपेयरमेंट दैट हिंडर अ पर्सन्स एबिलिटी टू मूव देयर बॉडी और लिम्स। ठीक है, यानी कि बॉडी में भी प्रॉब्लम है और आपको कहीं बातचीत वगैरह करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू रिफर टू द सोशल डिफरेंस इन बिटवीन मैन एंड वीमेन एज, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर का क्या तात्पर्य है। जेंडर डिफरेंस, बायोलॉजिकल डिफरेंस, कॉस्मोलॉजिकल डिफरेंस या कल्चरल डिफरेंस। तो किस तरह का डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस की बात हो रही है, पुरुष और महिलाओं में डिफरेंस की बात, मतलब जेंडर डिफरेंस आएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं, रिफर्स टू फिजिकल एंड जो फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। कॉस्मोलॉजिकल डिफरेंसेस किससे रिलेटेड है, थ्योरीज अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स की जो थ्योरीज है उससे रिलेटेड होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस कल्चर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि कल्चर में वेरिएशन है, कस्टम बिलीफ्स बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो वो कल्चरल डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस एंड इनरोलमेंट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन किसका मुख्य उद्देश्य है। एनसीईआरटी, एनपीई 1986, एनपीईजीईएल 2003, एनआरईपी। तो देखिए किसका है, ये एनईपी का है, एनपीई सॉरी, एनईपी 2020 नहीं, एनपीई 1986। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई जो नेशनल पॉलिसी का एम है वो इंश्योर करती है कि हर चाइल्ड को स्कूल में मतलब दाखिला होना चाहिए और स्कूल में स्टे करे। ठीक है, मतलब सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, उसका नामांकन होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस और इनरोलमेंट होना चाहिए। तो ये किसमें बात की गई है, एनपी 1986 में क्या कहा गया है कि भाई जो एजुकेशन है फोकस्ड ऑन प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, तो एनपीई 1986 में ये बताया गया है। इसके अलावा एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ये नेशनल काउंसिल है, किससे रिसर्च ट्रेनिंग और स्कूल करिकुलम को डेवलप करती है। ठीक है, इसके बाद बात की गई है एनपीईजीईएल, तो ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है स्पेसिफिकली टारगेटेड एट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट द एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब की बार एनपी 1986 से रिलेटेड पूछ लिया, हो सकता है अगली बार आपको कुछ और दे दे कि भाई जो एलिमेंट्री लेवल पर गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट करता है तो वो किससे रिलेटेड है, तो क्या होगा, एनपीईजीईएल 2003। ठीक है, एनआरईपी क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, जो कि वर्क फोकस स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईपीसी, यानी कि आईपीसी का विस्तार क्या है। इंडियन प्लास्टिक कोड, इंडियन पैनल कोड, इंटरनेशनल पैनल कोड या इंडियन प्रैक्टिस कोड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडियन पैनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता, जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन और दिए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन प्लास्टिक कोड, ठीक है, ये क्या है, इंडियन प्लास्टिक कोड इज अ टर्म दैट माइट रिफर टू मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल। ठीक है, प्लास्टिक के मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसके बाद था इंटरनेशनल पैनल कोड, ये ग्लोबल लेवल पर बात की गई है, ग्लोबल लीगल कॉन्सेप्ट है रादर देन अ नेशनल। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है। इंडियन प्रैक्टिस कोड क्या है, रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किससे रिलेटेड है। एक तो आपको पता चल गया, इसके अलावा हो सकता है अगली बार कोई दूसरा दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीईए, यानी कि आईडीईए का फुल फॉर्म क्या है, इंडिविजुअल्स विद डिसएबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, इंडियन डेवलपमेंटल एजुकेशन एक्ट, इंडियन डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल्स विद डिस्टेंस एजुकेशन एक्ट। तो देखिए नीचे के जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट, ऑफिशियल कोई ऑफिशियल नेम नहीं है। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि इनकरेक्ट नेम है तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा होगा, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। अगर इनका कोई मतलब होता तो मैं आप लोगों को बता देती। ठीक है, तो ये जैसे इंडियन डेवलपमेंट एजुकेशन एक्ट इज एन इनकरेक्ट टाइटल यूजिंग सिमिलर कीवर्ड्स। ठीक है, इंडियन डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ द ऑफिशियल नेम। और इंडिविजुअल विद डिस्टेंस एजुकेशन एक्ट इनकरेक्टली सजेस्ट द लॉ इज अबाउट रिमोट लर्निंग। ये तीनों ही इनकरेक्ट है। तो कौन सा आपका रहेगा, मतलब इनका कुछ अलग से भी मीनिंग होता तो हम बात
कर लेते हैं, वो भी नहीं है इनका, ठीक है, ये इनकरेक्ट दे रखे हैं आप लोगों को। तो ये इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन, डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आएगा, इसका फुल फॉर्म IDEA का। और ये डिसेबिलिटीज से रिलेटेड PWD एक्ट हो गया, RPWD एक्ट हो गया, ये मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं। कितनी डिसेबिलिटीज, PWD एक्ट जो 1995 में आया था उसमें कितनी डिसेबिलिटीज थी, RPWD एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज और इंक्लूड की गई, टोटल कितनी डिसेबिलिटीज है उसमें, तो ये सारी चीजें मैंने करवा रखी हैं। आप लोग स्पेशल एजुकेशन की प्लेलिस्ट को देखेंगे तो सारी चीजें अगर वहां से पढ़ लेंगे तो स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट बिल्कुल डिटेल में आप लोगों का कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द डिफिकल्टी विद लर्निंग मैथ इज, यानी कि बच्चे को गणित शिक्षण में कठिनाई हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेसिया। तो ये क्या है, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, जिसमें बच्चे को रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिस्कैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड है। और डिस्प्रैक्सिया क्या है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, जो कि फिजिकल मूवमेंट को प्रभावित करता है, ठीक है, मतलब बच्चे का क्या है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, तो वो डिस्प्रैक्सिया होता है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिलता है, तो ये मैंने इंक्लूड भी कर दी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। डिसलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू रीडिंग वेयर अ चाइल्ड हैज ट्रबल विद वर्ड रिकॉग्निशन, स्पेलिंग एंड रीडिंग इन्फ्लुएंसी। डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन से रिलेट कर सकते हैं, मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्ग्राफिया ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं, राइटिंग से रिलेटेड है। और डिस्प्रैक्सिया क्या है, एक मतलब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि मोटर कोऑर्डिनेशन में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कि वेयर अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी विद प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग फिजिकल मूवमेंट्स लाइक राइटिंग, टाइंग शूलेसिस और बैलेंस, यानी कि बच्चा बांध नहीं पा रहा है, जैसे उसको शूलेसिस बांधने में प्रॉब्लम हो रही है, बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD, यानी कि ADHD का पूरा नाम क्या है, ऑटो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाई डिजीज। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है। ADHD का फुल फॉर्म क्या होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये ADHD होता क्या है, ठीक है, ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे को अटेंशन, मतलब एक जगह में वो ध्यान नहीं लगा पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता इंपल्सिस पर, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेट नहीं होती, तो बच्चे को ध्यान लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। सच चिल्ड्रन में बी ओवरली एक्टिव, या तो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, इजिली डिस्ट्रैक्टेड और एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कुछ बोल देना, ठीक है, तो इस तरह का होता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है ये एक प्रकार का। जैसे अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम कैन नॉट सिट स्टिल, keeping interrupting others, forget instructions quickly and starts multiple tasks but does not complete them even though the child is intellectually capable, यानी कि इंटेलेक्चुअली वो कैपेबल है, लेकिन मतलब अटेंशन उसका, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक वो किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है, या तो इंटरप्ट कर रहा है बच्चों को, उठता है बार बार, उठना बैठना, एक जगह प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पा रहा है, दूसरों को भी इंटरप्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को बहुत जल्दी भूल जा रहा है, ठीक है, कभी दूसरे मल्टीपल टास्क को शुरू कर दे रहा है, पहले वाले को कंप्लीट करे वगैरह, इस तरह का होता है, मतलब अटेंशन से रिलेटेड है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रामू इज अ बॉय विद हियरिंग इंपेयरमेंट, सोमू is a normal boy, both get enrolled into the same school, what do you call such type of schools? रामू एक बधिर लड़का है जिसको सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सोमू एक सामान्य लड़का है, मतलब एक तो हेयरिंग इंपेयरमेंट वाला बच्चा है, दूसरा सामान्य बच्चा है, दोनों एक ही टाइप के स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन स्कूल को आप क्या कहेंगे, सेपरेट स्कूल, सेपरेट तो नहीं है भाई, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्पेशल स्कूल भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा दोनों एक ही स्कूल में है, इंक्लूसिव स्कूल और वोकेशनल स्कूल, तो क्या कहेंगे, इंक्लूसिव स्कूल। अब इंक्लूसिव स्कूल्स का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसी सेटिंग जहां पर ऑल स्टूडेंट्स आर इंटीग्रेटेड एंड सपोर्टेड विद इन द सेम इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब एक ही तरह के इन्वायरमेंट पे सभी बच्चों को इंटीग्रेट किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, उसको हम इंक्लूसिव स्कूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिलेट टू करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, ठीक है, करिकुलम की बात हो रही है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, तो ये तो बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है, ठीक है, वो पूछा गया है। इट रिफर्स टू द कंटेंट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, बिल्कुल कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। इट इज अ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, छात्रों के सीखने के अनुभव भी होते हैं। इट रिफर्स टू टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, भी टीचर शिक्षक के व्यवसायिक विकास को संदर्भित
तरबियत नहीं करता करिकुलम, ठीक है। प्रोफेशनल टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कि मतलब करिकुलम से रिलेटेड नहीं है। अब करिकुलम होता क्या है, करिकुलम में क्या होता है, टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, प्लानिंग एंड प्रोवाइडेड बाय स्कूल टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इनके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे वो सारे के सारे करिकुलम में आ जाएगा। कंटेंट, सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज, वैल्यूज, असेसमेंट, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम जो भी एक्टिविटीज होती है वो सारी करिकुलम में होती है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप का करिकुलम होता है। कई बार आप लोगों का जो हिडन करिकुलम होता है, एक एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है, मतलब ये सारे आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ करिकुलम मैंने करवा रखा है, करिकुलम की वीडियो मिल जाएगी आपको, इंडिपेंडेंटली मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी बंदन। तो करिकुलम वाली करिकुलम और सिलेबस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो पूरी की पूरी आप देख लीजिएगा, वहां से चीजें आप लोगों को सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। कितने तरह का करिकुलम होता है, सिलेबस की भी बात की गई है, सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें समझाई गई हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम यानी कि सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड होता है। लर्नर सेंटर्ड, लर्नर की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज से रिलेटेड होता है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम यानी कि लर्निंग टेकिंग प्लेस थ्रू एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंसेस की बात की गई, एक्टिविटीज की बात हो रही है। कोर करिकुलम, लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। हिडन करिकुलम यानी कि जो अनरिटन और इनफॉर्मल चीजें होती है, जो कि बच्चा स्कूल में सीखता है, दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, तो वहां से मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होती है वहां से जो चीजें सीखता है, जो कि लिखा हुआ नहीं होता, इनफॉर्मल लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर लिंक्ड अराउंड कॉमन थीम्स, ठीक है। यानी कि इसमें इंटीग्रेट की जाती है चीजों की, भाई जो सब्जेक्ट्स है उनके साथ कॉमन थीम्स होती है उनको इंटीग्रेट करना। तो ये टाइप्स ऑफ करिकुलम है। और करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, तो करिकुलम बहुत ब्रॉडर और कॉम्प्रीहेंसिव होता है, जिसमें सिलेबस भी इंक्लूड होता है। सिलेबस क्या होता है, नैरो और स्पेसिफिक होता है। जैसे आपकी मैथ, मतलब आप 10th क्लास में है तो मैथ्स का सिलेबस अलग है, ठीक है, हिंदी का अलग है। करिकुलम ओवरऑल होता है, 10th क्लास का पूरा करिकुलम होता है, ठीक है, जिसमें सिलेबस करिकुलम का ही एक पार्ट है। तो करिकुलम ब्रॉडर और कॉम्प्रीहेंसिव होता है, सिलेबस नैरो और स्पेसिफिक होता है, ठीक है। करिकुलम में सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट की बात होती है। करिकुलम में ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, असेसमेंट सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ टॉपिक्स, यूनिट्स जो भी पढ़ाए जाएंगे वो होता है। ये लॉन्ग टर्म होता है, होलिस्टिक होता है। जो सिलेबस होता है वो शॉर्ट टर्म और एकेडमिक होता है, ठीक है। डेवलप्ड एट नेशनल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इसको डेवलप किया जाता है, कि ठीक है, किसी पर्टिकुलर मतलब नेशनल लेवल पर बनाया जाता है, कि भाई अलग अलग, जैसे आपका बीएड का करिकुलम है, एमएड का है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है, उसका एक हिस्सा होता है, ठीक है, करिकुलम का एक पार्ट होता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिलॉसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, वो क्या है, वो उनके अलग अलग जो भी कंटेंट है, सिलेबस, वो सिलेबस है, ठीक है। और सिलेबस क्या होता है, यानी कि जो करिकुलम होता है नेशनल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डेवलप किया जाता है, लेकिन जो सिलेबस होता है प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए या सब्जेक्ट का स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये मैंने साथ साथ और भी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, ताकि चीजें आप लोगों को साथ साथ क्लियर हो जाए। तो ये पहला पार्ट जिसमें हमने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ 35 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि जो पार्ट 2 रहेगा उसमें 35 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में, यानी कि यही पहला वाला जो पेपर हमने लिया है उसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगले 35 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट्स। और आजकल एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दिया करो, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो सर्च इंजन में नहीं आ रहा है। तो आप हाइप करेंगे तो आई होप कि वो सर्च इंजन में आ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको एक्सेस कर सकें।